हेलो एवरीवन। तो आज की इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मनुष्यों में पोषण। क्या अध्ययन करने वाले हैं? मनुष्यों में पोषण, यानी कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। देखिए, ये आपका जो टॉपिक है मनुष्यों में पोषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार 5 नंबर के ये लगातार पूछा जा रहा है, हो सकता है अब की बार भी पूछा जा सके। तो मनुष्यों में पोषण से आप क्या समझते हैं? काफ़ी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो यदि आपसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि जैसा ही वीडियो मैं अपलोड करूं आपका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि मनुष्यों में पोषण होता क्या है। इससे पहले हम जितने भी इसके टॉपिक है सभी ऑलरेडी हम करा चुके हैं, ठीक ना। ये सभी के सभी टॉपर्स नोट्स है और इसी को पढ़कर मैं बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा परसेंटेज भी लाया हूँ, ठीक ना। तो आप लोग भी अगर इससे अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई करते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे परसेंटेज जरूर आएंगे, ठीक ना। देखिए, मनुष्यों में पोषण होता कैसा है। देखिए, मनुष्य में पोषण के लिए एक विकसित क्या पाया जाता है? एक विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। मनुष्यों में पोषण के लिए एक विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत मुख से मल द्वार तक 8 से 10 मीटर, कितना? 8 से 10 मीटर तक एक नालिका पाई जाती है। 8 से 10 मीटर तक एक नालिका पाई जाती है जिसे आहार नाल कहते हैं, ठीक ना। आहार नाल कहते हैं। आहार नाल का जो शुरुआत होता है कहाँ से होता है दोस्तों? तो मुंह से ही होता है। आहार नाल का शुरुआत कहाँ से होता है? मुंह से ही होता है, यानी कि मुख से ही होता है। मुख में भोजन को छोटे छोटे कणों और पीसने के लिए 4 प्रकार के दांत पाए जाता है। आपको पता है कि दांत कितने तरह का होता है? तो 4 तरह का होता है। जानिए उसका प्रकार जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बोलते हैं कृंतक बोलते हैं। दूसरा का क्या है? रदनक है। और तीसरा क्या है? अग्रचौर्णक है। और चौथा क्या है आपका? अग्रचौर्णक है, ठीक ना। इसका कार्य भी जान लेते हैं। इसका कार्य कौन कौन से है दांत का, ठीक ना। जैसे कि हो गया कृंतक, तो कृंतक का कार्य क्या है? काटने के लिए है। रदनक का कार्य क्या है? फाड़ने के लिए है, ठीक ना। अग्रचौर्णक का कार्य क्या है? चबाने के लिए और पीसने के लिए है। वैसा ही चौर्णक का भी है, चबाने और पीसने के लिए, ठीक ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मुंह में देखिए आपकी 3 जोड़ी लालारस ग्रंथियां पाई जाती है। हमारे मुंह में जो है 3 जोड़ी, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि हमारे मुंह में कितने जोड़ी लालारस ग्रंथियां पाई जाती है। तो 3 जोड़ी लालारस ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे निकलने वाले तरल को हम लोग क्या कहते हैं? लार कहते हैं, जानिए लार कहते हैं, ठीक ना। लार कहते हैं। आगे देखिए, इसमें इमाइलेज नामक क्या होता है? इसमें इमाइलेज नामक क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। ध्यान में रखना है, इसमें इमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो मुंह से ही, हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू कर देता है। यानी कि हमारे मुंह से जो भोजन का पाचन शुरू करता है उस एंजाइम का नाम क्या है? तो इमाइलेज एंजाइम है, ठीक ना। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव का युग है तो अच्छा से पढ़े रहिएगा तो जरूर आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइएगा। देखिए, इमाइलेज नामक एंजाइम क्या होता है? हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू कर देता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मुंह में पाए जाने वाले जीभ, यानी कि जीभ हम लोग बोलते हैं, भोजन का स्वाद लेने में सहायता करता है। यानी जीभ जो है हमारे भोजन का स्वाद लेने में क्या करता है? सहायता करता है। साथ ही भोजन और लार को अच्छी तरह से मिला देता है। भोजन और लार को अच्छी तरह से मिलाता है, जिससे भोजन गीला हो जाए, ठीक ना। गीला होकर क्या होता है? लार से और जीभ से हमारे भोजन क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। और गीला होकर यह ग्रासिका में क्रामाकुचन गति करते हुए आमाशय में पहुंच जाता है, ठीक ना। आमाशय में पहुंच जाता है। और आमाशय में देखिए, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, आमाशय में जो आपका भोजन जो है, आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटा तक रहता है। कितना रहता है? 4 से 5 घंटा तक रहता है। उसके बाद ही अगला इसका जो है अगला प्रोसेस होता है। 4 से 5 घंटा तक आपका भोजन कहाँ पर रहता है? आमाशय में रहता है। इसकी भीतरी दीवार से जठर ग्रंथि पाया जाता है। यानी कि इसके भीतरी दीवार में क्या है? जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। यानी कहाँ? आमाशय में हमारा जो है एक जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिससे जठर रस का क्या होता है? स्राव होता है। यह भोजन को पाचन में सहायता करता है। यह जो जठर रस है यह भोजन को पाचन में सहायता करता है। और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोलेस्मा का भी स्रावित होता है। यानी आमाशय से ही हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोलेस्मा का क्या होता है? स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के साथ साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। यानी जो भी हमारे भोजन के साथ सूक्ष्म जीव आते हैं वो किससे नष्ट होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नष्ट होता है, ठीक। ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव है। इसमें जो भी मैं घेरा लगा रहा हूँ सभी के सभी ऑब्जेक्टिव है। तथा प्रोटीन पाचन के लिए एंजाइम जो है पेप्सिन अम्लीय माध्यम से तैयार करता है। अम्लीय माध्यम से तैयार कौन करता है? प्रोटीन पाचन के लिए तो आपका पेप्सिन तैयार करता है, ठीक ना। पेप्सिन, ये सब याद रखिएगा। अगला समझते हैं। अगला इसमें आपका है
अगला इसमें आपका है कि अब भोजन आमाशय में अब भोजन जो है आमाशय से छोटी आंत में पहुंच जाता है। अब भोजन जो है आपका आमाशय में क्या है, छोटी आंत में पहुंच जाता है। आगे देखते हैं, जो आहार नल का सबसे लंबा भाग है, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है, छोटी आंत। तो देखने में छोटी है लेकिन इसका पैकेज क्या है, बड़ा है, ठीक ना। तो सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आपका छोटी आंत ही है, ठीक ना। अब देखिए, मनुष्य में इसकी लंबाई जो है 6 से 8 मीटर तक होती है। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, 6 से 8 मीटर तक होती है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसमें भोजन के पाचन के लिए अग्नाशय ग्रंथि से एंजाइम का स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि हमारा पाया जाता है, ठीक ना। अग्नाशय ग्रंथि जो है पाया जाता है, जिससे क्या स्रावित होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से एंजाइम का स्रावित होता है। ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम तभी प्रभावित होती है। ये एंजाइम तभी प्रभावित होती है जब भोजन क्षारीय माध्यम में हो, ठीक ना। ये जो एंजाइम स्रावित होता है कहाँ से, अग्नाशय ग्रंथि से, तो ये कब प्रभावित होता है, जब ये एंजाइम तभी प्रभावित होती है जब भोजन क्या हो, क्षारीय माध्यम हो। अतः यकृत में पित्ताशय से आने वाली पित्तरस क्षारीय माध्यम को तैयार कर देता है, ठीक ना। जो हमारे आमाशय से जो हमारे पित्ताशय है, उससे यकृत के पित्ताशय से आने वाली जो पित्तरस जो है क्षारीय माध्यम क्या करता है, तैयार कर देता है। छोटी आंत में वसा जो है बड़ी गोलिकाओं के रूप में रहता है। छोटी आंत में जो है वसा जो है बड़ी गोलिकाओं के रूप में क्या करता है, रहता है, ठीक ना। जिससे पित्तरस छोटी गोलिकाओं के रूप में बदल देता है। जो पित्तरस पाया जाता है, जो छोटी गोलिकाओं में किससे बदलता है, छोटी गोलिकाओं में बदलने का किसका कार्य है, तो पित्तरस का है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा आपका प्रोटीन का पाचन होता है, और लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन होता है, ठीक ना। आपसे ये 2 प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि आपका जो है प्रोटीन का पाचन किससे होता है, और लाइपेज का और वसा का पाचन किससे होता है, ठीक। तो प्रोटीन का पाचन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा, और वसा का पाचन जो है आपका लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। भोजन का पूर्ण पाचन हो जाने के बाद छोटी आंत के अंतिम भाग में पाए जाने वाले रसांगुल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलाई, ये उंगली के समान होता है, ठीक ना। ये उंगली के समान होता है कि द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोष कर लिया जाता है, यानी कि अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक ना। अवशोषण करने के बाद देखिए इससे रक्त में मिला दिया जाता है, और शेष अनपच भोजन को बड़ी आंत में चला जाता है। इसका लंबाई जो है 1.5 मीटर होता है, यानी कि लगभग 1.5 मीटर होता है, ठीक ना। इसकी भीतरी दीवार द्वारा अनपच भोजन को मौजूद जल को अवशोषण कर लिया जाता है, और ये शेष अपशिष्ट पदार्थ समय समय पर शरीर से बाहर हम लोग क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं, यानी कि उत्सर्जित कर देते हैं। तो यही है आपका मनुष्यों में पोषण, ठीक ना। मनुष्यों में पोषण काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं कि दंत सूत्र क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो दंत सूत्र आपका क्या है, इसमें देख लीजिए। दंत सूत्र जो है आपका 21 और 32 है। क्या है, 21 और आपका 32 है दंत सूत्र, ठीक ना। दंत सूत्र जो है आपका 21 और 32 है। आगे देखिए, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर या यकृत को बोलते हैं, जिसका भार जो है लगभग 1.5 kg होता है। आगे देखिए, शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका थायराइड ग्रंथि है, जिसे आउटो ग्रंथि भी के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, सबसे छोटी ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी हम बोलते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले पौधे का नाम बताए, तो मेरुदंड का पौधा हो गया, ठीक ना। रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक। आगे इसमें है, जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंत फास्फेट संरचनाएं खंडित होती है, तो वो 30.5 किलो जूल मोल प्रति तुल्य ऊर्जा क्या करती है, मोचित करती है।